चलिए, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए, अटेंड नहीं कर पाए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आज मैं चाहा कि आज मैं आपको वीडियो किसी तरीके से पहुंचा दूं आज का। देरी ना करते हुए हम लोग आज नए टॉपिक पर चलेंगे। आज हमने कुछ पृथ्वी के चुंबकीय अवयव के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव के बारे में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि पृथ्वी के चुंबकीय अवयव को लिखिए। तो आंसर में हम लोग कहेंगे पृथ्वी के चुंबकीय अवयव निम्नलिखित है। हमने शॉर्टकट फॉर्म में सिर्फ निम्न है लिख दिया। जिसमें पहला पार्ट आता है नमन कोण या नति कोण, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डी। ये होता क्या है? तो हम कहेंगे कि जब स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइएगा तो हो सकता है बिल्कुल खड़ा भी इस तरीका से भी हो जाए, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा टेढ़ा भी हो। तो कहा जाता है ना कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक क्षैतिज के साथ इस तरीका से जो कोण बनाता है, इस कोण को ही हम लोग नमन कोण या नति कोण कहते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, यह हमेशा बराबर नहीं होता है। यदि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के यहाँ पर है तो बिल्कुल ये हो सकता है बिल्कुल इस तरीका से चुंबक स्थिर हो, मतलब नति कोण का मान, नमन कोण का मान 0 हो। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू उठ जाएगा, मतलब जैसे ही ऊपर की ओर जाते रहेगा तो ऊपर की ओर जाते जाते बड़ा होते रहेगा, और ध्रुव पे चला जाएगा तो बिल्कुल इसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है। जब चुंबक खड़ा होगा तो इस टाइप का सीधे खड़ा हो जाएगा। फिर से नीचे आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हो जाता है। चुंबक को खड़ा करेगा, स्वतंत्रता पर को लटकाएगा तो बिल्कुल वो खड़ा हो जाएगा। तो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा नति कोण का मान कहाँ होता है, तो हम लोग कहेंगे कि ध्रुव पर, तथा सबसे कम तो विषुवत रेखा पर। आगे हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया हूँ। दूसरा पार्ट है दिक्पात कोण या दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। भौगोलिक या अमियोत्तर के मतलब होता है जो सच में भौगोलिक, जैसे उत्तर दक्षिण होता है वो फिगर में कैसे होता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, फिर पूरब पश्चिम, इस तरीक़ा से होता है। तो कहेंगे कि भौगोलिक यामियोत्तर और चुंबकीय यामियोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। जैसे ये उत्तर था भौगोलिक यामियोत्तर, ये चुंबकीय यामियोत्तर था। जब ये दोनों के बीच छोड़ा गया, स्थिर छोड़ा गया, तो ये जो कोण बना ये दोनों के बीच, इसके और इसके बीच, इसी को हम लोग दिक्पात कहते हैं। अगला क्षैतिज क्षेत्र क्या है? क्षैतिज क्षेत्र, कभी कभी क्षैतिज घटक भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्षैतिज क्षेत्र क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो क्षैतिज घटक होता है, पृथ्वी चुंबक तो नहीं है लेकिन चुंबकीय जैसा बिहेव करता है, चुंबक जैसा बिहेव करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज वाले घटक को हम लोग क्षैतिज क्षेत्र कहते हैं। इसे BH से कहते हैं। B मतलब चुंबकीय, IH मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब कि BH से सूचित करते हैं क्षैतिज घटक को या क्षैतिज क्षेत्र को। सपोज ये मान लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र है B, जब इसको थीटा कोण पे था तो इसको हम लोग नीचे लाते हैं, तो इसी को हम लोग BH से डिनोट करते हैं। अब BH का वैल्यू क्या होता है? जब आधार की ओर लाएंगे तो cos थीटा ये B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B cos थीटा हो जाएगा इसका वैल्यू। हम लोग ऊपर की ओर डिस्कस कर लिए थे कि नमन कोण का मान ध्रुव पर 90 डिग्री अर्थात सबसे अधिक, अब विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, सबसे कम होता है। जैसे कर्क रेखा ऊपर होता है, विषुवत रेखा बीचों बीच में होता है पृथ्वी के, मकर रेखा नीचे की ओर होता है। तो इस पे 0 डिग्री होगा, इस पे 0 से बड़ा होगा, यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर नमन कोण का मान क्या होगा, या नमन कोण के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले ऑप्शन दे दिया जाए, पहले डिक्रीजिंग मतलब घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन बी में पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऑप्शन सी में खाली घटेगा डिक्रीजिंग होगा, ऑप्शन डी में इंक्रीजिंग खाली बढ़ेगा। तो ये साफ पता चलेगा कि हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले 90 था तो ये घटना स्टार्ट होगा, घटते घटते यहाँ 0 आ जाएगा, विषुवत रेखा पे 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे नीचे की ओर, तो इधर और बढ़ते जाएगा फिर से 90 हो जाएगा। अर्थात पहले घटेगा फिर से बढ़ेगा, उत्तरी ध्रुव से नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर आएंगे तब पहले बढ़ेगा, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग होगा। हम लोग ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, शैथिल्य वक्र। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शैथिल्य वक्र या शैथिल्य पाश क्या है? इसको मैं डिटेल लिखा नहीं हूँ यहाँ पर,
लेकिन हाँ, इसको समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहेंगे कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए लोहा ही है या लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, चुंबकन क्षेत्र में लेके जाएंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे, तो क्या होगा कि इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। लेकिन अगर हम उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे, उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे तो भी इस लोहा में चुंबकीय गुण खत्म नहीं होता है, चुंबकीय तीव्रता खत्म नहीं होता। उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको विपरीत ध्रुव, जैसे मान लिया जाए कि उसमें अगर कुछ वैल्यू है तो उसके विपरीत ध्रुव से हम लोग क्या करते हैं, उसकी ओर लेके जाते हैं, जिससे उसका चुंबकीय तीव्रता घटता है या खत्म हो जाता है। इससे ये क्रिया को करने में क्या होता है कि एक ग्राफ बनाया जाता है कि कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, और उस ग्राफ को ही हम लोग एक वक्र के रूप में दर्शाते हैं, जिसे हम लोग शैथिल्य वक्र या शैथिल्य पास कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि उसको चुंबकीय क्षेत्र में लेके गया चुंबकन क्षेत्र में, तो चुंबकन क्षेत्र में लेके गया, जैसे यहाँ तक है चुंबकन, ये वाला एरिया चुंबकन क्षेत्र दर्शा रहा है। जैसे ही गया तो चुंबकीय तीव्रता का मान यहाँ पर पहुँचल था, लेकिन जैसे ही इसको इधर की ओर घटाएगा तो इसको चुंबकन तीव्रता का मान घटते 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 आएगा। लेकिन चुंबकन क्षेत्र का मान जब 0 आता है तो चुंबकीय तीव्रता का मान इतना ही रह जाता है, मतलब ये वाला इतना वैल्यू वो ग्रहण कर ले रहता है, और इसी ग्रहण करने या धारण किए हुए रहता है, इसी को हम लोग धारणीयता कहते हैं। कि चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य करने पर चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकन तीव्रता रह जाता है उसी को हम लोग धारणीयता कहते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इसके विपरीत तरीका से, ये पॉजिटिव था तो हम लोग नेगेटिव तरीका से हम लोग यूज़ किए, तो ये फिर इसका वैल्यू नेगेटिव की ओर करने लगे, तो इसका वैल्यू धीरे धीरे होकर क्या हो गया, ये आई का मान यहाँ पर आया, तो जैसे ही आया तो 0 के बराबर हो गया। इस तरीका से एक ग्राफ बनाता है, तो ग्राफ बनाते मतलब जैसे मान लिया जाए कि इसको और बढ़ाते जाएगा, निगेटिव वाला पार्ट को और बढ़ाते जाएगा, तो ये फिर 0 होने के बाद फिर से निगेटिव होने लगेगा, निगेटिव होते होते फिर यहाँ आ गया, आई के मान एक्स अक्ष के नीचे तो निगेटिव होता है ना, तो ये निगेटिव होने लगा। फिर से क्या किया कि अच्छा छोड़ा, फिर से इसको घटाने लगा, तो ये फिर क्या होगा कि उसी तरीक़ा से इसका मान बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते इसका मान जब 0 तक पहुँचेगा, चुंबकन क्षेत्र का मान 0 तक पहुँचेगा, तो चुंबकीय तीव्रता का मान यहीं रह जाएगा, मतलब ये भी फिर से कहेंगे कि इतना धारण कर ले रह गया, अर्थात ओ ई का मान धारणीयता कहलाएगा, ओ बी का मान भी धारणीयता कहलाएगा। फिर से इसको जब नेगेटिव से था तो फिर अब पॉजिटिव की ओर लेके जाएंगे, तो पॉजिटिव की ओर लेके जाएंगे तो ये फिर क्या होगा कि इतना बढ़ाएंगे तब ये धारणीयता का मान शून्य होगा, तब ये धारणीयता का मान शून्य होगा। इसके बाद फिर और बढ़ाएंगे तो यहाँ तक जाके फिर से यहाँ ज्वाइन हो जाता है, और इस प्रकार के वक्र बनता है। इस वक्र को शैथिल्य वक्र या शैथिल्य पास कहते हैं। इसको आंसर हम लोग कहेंगे कि जब चुंबकन क्षेत्र के मान को बढ़ाते हैं तो चुंबकन तीव्रता के मान में वृद्धि होता है। चुंबकन क्षेत्र के मान को बढ़ाते हैं तो चुंबकन तीव्रता के मान में वृद्धि होता है। फिर कहेंगे कि जब चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य करते हैं, चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य करते हैं तो चुंबकन तीव्रता का मान शून्य नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसको शून्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके विपरीत ध्रुव का इस्तेमाल करते हैं, विपरीत द्वारा बल लगाते हैं, विपरीत ध्रुव द्वारा बल लगाते हैं, या बल लगाने की आवश्यकता होती है, तब विपरीत मतलब नेगेटिव की ओर बल लगाएं तो ये फिर शून्य होता है। और ये क्रिया करने से चुंबकन क्षेत्र और चुंबकन तीव्रता के बीच जो ग्राफ एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है, उस वक्र को ही हम लोग शैथिल्य वक्र या शैथिल्य पास कहते हैं। इसमें आप लोग को पूछेगा धारणीयता क्या है, निग्राहिता क्या है। धारणीयता का मतलब जो धारण कर लेता वो धारणीयता हो गया। अब वो धारण कर लेता तो उसको निकालना है, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए जितना बल की आवश्यकता हुआ, जैसे मान लीजिए इसको शून्य करने के लिए कितना बल, इतना बल लगाना पड़ा, तो जितना बल लगाना पड़ा उसी को हम लोग निग्राहिता कहते हैं। गांव घर में कहा जाता है कि खेत में पानी ज़्यादा होता है तो खेत में पानी को निगार दो, मतलब निकाल दो। तो इसको में जो धारण कर लेता है उसको निकालने के लिए जितनी बल की आवश्यकता हुई उसे हम लोग निग्राहिता कहते हैं। फिर एक नया टॉपिक आता है विचुंबकन, विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन कहेंगे विचुंबकन एक प्रकार की क्रिया है, एक प्रकार की क्रिया है विचुंबकन। ध्यान दीजिएगा, इसी को सुनकर आप लोग को आंसर भी करना है, लिखना भी है, हम लिखाने वाले नहीं हैं,
विचुंबकन एक क्रिया है जो क्या होता है, किसी पदार्थ के चुंबकीय गुण को या चुंबकत्व के खत्म करता है। मान लिया जाए ये पदार्थ था, इसमें चुंबक का गुण आ गया है, इसको खत्म करना है, तो उस खत्म करने की क्रिया को ही विचुंबकन या डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। इसको खत्म करने की क्रियाएं दो है। इसे गर्म कर कर ख़त्म कर सकते हैं, चुंबकीय गुण इसमें से ख़त्म हो जाएगा, या तो पीट कर ख़त्म करेंगे। तो ये चीज़ें शायद आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। फिर आता है चुंबकत्व के लिए क्यूरी का नियम। चुंबकत्व के लिए क्यूरी का नियम, ध्यान दीजिएगा। चुंबकत्व के लिए क्यूरी का नियम कहता है किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण जो होगा वो कमेगा, अगर ताप घटाएंगे तो चुंबकीय गुण बढ़ेगा, तथा वह ताप एक ऐसा भी तो ताप आएगा जिस पर उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कहता है वह ताप जिस पर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति समाप्त हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उस वाले पॉइंट को, उस वाले बिंदु को हम लोग क्यूरी बिंदु कहते हैं। यही होता है चुंबकत्व के लिए क्यूरी का नियम। अर्थात चुंबकत्व का गुण जो होता है उसको हम लोग काई, चुंबकीय प्रवृत्ति को काई से सूचित करते हैं। इसका मान टेम्परेचर के कहा जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अर्थात कह सकते हैं इसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहते हैं ना कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच क्या इफेक्शन है। आज हम लोग देखें तब विद्युत धारा और चुंबक के बीच बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा। आज उसकी वजह से टेक्नोलॉजी में इतना विस्तार हुआ है, इतना विकसित हुआ है, मतलब हर वो चीज़ में इसका मतलब कि प्रभाव देखने को मिल जाएगा। ये है क्या, सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच संबंध। क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच संबंध को दर्शाने के लिए ऑस्टर्ट के प्रयोग का वर्णन करें। तो इस तरीक़ा से कहता है, तो हम लोग ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रूर बता देता हूँ कि ऑस्टर्ट ने क्या किया कि जब उसे ऐसा कभी एहसास हुआ कि लगता है कि चुंबक और विद्युत धारा के बीच कुछ न कुछ जरूर रिलेशन है, तो उन्होंने 1820 में एक प्रयोग किया। वो प्रयोग ऐसा किया था कि एक पतला सा चुंबक, छड़ चुंबक ये ले लिया, ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक एक स्टैंड में रख दिया। मतलब इतना स्वतंत्रता पूर्वक इस पर थोड़ा सा ही बल लगेगा ना तो ये घूम जाएगा। तो इससे क्या करता है, चारों तरफ एक नंगा तार या इलेक्ट्रिक वायर को चारों तरफ इसको बिछा देता है या फैला देता है। फैलाने के बाद जब इसे विद्युत धारा के साथ ऐड करता है, जोड़ता है, तो ये क्या होता है ना कि इसके उत्तरी ध्रुव, मतलब धारा के दिशा की ओर, जैसे उत्तरी ध्रुव ये मुड़ जाता है, ऊपर की ओर हो गया, विक्षेपित हो गया। लेकिन धारा की दिशा उल्टा किया, जब इधर बड़ा सा इधर किया, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर किया, तो ये सुई का दिशा ये नीचे हो गया, ये वाला ऊपर हो गया। कहा क्या जीवाल है। तो इस तरीक़ा से कहा कि बहुत बड़ा रिलेशन है, और सबसे पहले ऑस्टर्ट ने ही बताया कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच एक बहुत बड़ा संबंध है। फिर हम लोग कहेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं, कहते हैं एक टॉपिक आएगा कि जो चालक होता है, जब कोई चालक से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो सिर्फ उसमें हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और वो चारों तरफ इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके साथ हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे कि लेकिन स्थिर आवेश जो होता है, मतलब कि एक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि एक आवेश बिल्कुल स्थिर हो तो वो सिर्फ क्या करता है, ओनली विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जब मूवमेंट चार्ज होगा, मतलब वो गतिशील चार्ज होगा, गतिशील आवेश होगा, तो वो विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा,
दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा ये टॉपिक कि स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा गतिशील आवेश विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम लोग की एक टॉपिक आएगा एम्पियर के तैरने के नियम को लिखें। एम्पियर के तैरने के नियम को लिखें तो एम्पियर भी बिल्कुल इस आधार पर कह सकते हो कि इस आधार से इससे हम लोग समझ सकते हैं। इन्होंने बोला कि एक बंद परिपथ में एक बंद परिपथ हो, जैसे मान लिया जाए एक बंद परिपथ हो, एक बंद परिपथ हो तो इसको मैं धारा की दिशा मान लिया जाए ऐसे है। तो धारा की दिशा में यदि कोई इंसान तैरने की कल्पना करता है, तैरने की अगर कल्पना करेगा तो इसमें अगर चुंबक अगर कोई रखा हुआ हो, मान लिया जाए चुंबक रखा हुआ है, ये नॉर्थ है ये साउथ, चुंबक रखा हुआ है तो इस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा ना हम लोग का बाईं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाएगा। यदि ऐसे की ओर चलेंगे तो इसको ऐसे की ओर विक्षेपित होते रहेगा। यदि ऊपर मेरा बाईं हाथ होगा तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, यदि मेरा बायां हाथ नीचे की ओर होगा तो ये नीचे की ओर हो जाएगा। तो ये यही है एम्पियर के तैरने का नियम कि जब किसी बंद परिपथ के या बंद परिपथ में धारा के दिशा में तैरने की कल्पना करते हैं तो चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण होता है अर्थात चुंबकीय सुई के नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव का विक्षेपण हमारे बाएं हाथ की ओर होता है। हमारा बाएं हाथ जिधर जाएगा उधर उत्तरी ध्रुव उसका विक्षेपित होते रहेगा। यदि उल्टा दिशा कर दिया जाए इधर की ओर तो हमारे बाएं हाथ नीचे की ओर इधर हो जाएगा, नीचे की ओर अंदर अंदर जाएगा। ऐसे की ओर तैरना स्टार्ट करेंगे तो बाएं हाथ नीचे की ओर होगा तो ये चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव नीचे हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव ऊपर हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लेंगे, नोट कर लीजिएगा। फिर एक नया टॉपिक आता है मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम को लेकर। ये सब शॉर्ट छोटा छोटा है, ये 10th वाले पार्ट है। कहता है मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम कि जैसे मान लिया जाए कि कोई चालक है, इसको हम लोग अपने दाएं हाथ के बंद मुट्ठी का मतलब ये बंद मुट्ठी ऐसे करके, और ये मान लीजिए धारा इधर जा रहा है तो धारा के दिशा की ओर अंगूठा को करके पकड़ने की कल्पना करते हैं। ऐसे हम लोग धारा प्रवाहित होते रहेगा, विद्युत धारा, तो इसको हम लोग पकड़ नहीं सकते, लाइन मार देगा ना तो हमें पकड़ नहीं सकते। हम लोग कल्पना करेंगे कि जब किसी चालक को, धारावाही चालक को अपने दाएं हाथ के बंद मुट्ठी से पकड़ने की कल्पना करते हैं तो यदि अंगूठा धारा के दिशा को बताता है कि अंगूठा धारा के दिशा को बताता है तो बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बाकी उंगलियां क्या होता है ऐसे मोड़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर होगा, ऐसे ऐसे की ओर नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा, ऐसे। तो यही होता है कि ये सीधे अगर मान लिया जाए कि ये सीधा है, धारा ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग ऐसे पकड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसकी ऐसे होगा, ऐसे मोड़ते हुए जाएगा, इधर की ओर नहीं जा सकता है, इधर की ओर जाएगा। अगर कोई पड़ा हुआ है ऐसे और धारा इधर की ओर जा रहा है तो धारा इधर की ओर जा रहा है तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं ऐसे करेंगे, क्योंकि इसको ऐसे पकड़ेगा ना तो ऐसे पकड़ेगा तो अंदर की ओर जाएगा, इसीलिए इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशाएं होगा अंदर की ओर होगा। और इस तरीक़ा से आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, लंबी वीडियो नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद ऑनलाइन ही पढ़ाई हो, तब तक टेक्निकल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। फिर मिलते हैं कल।